तो ग्रुप 1 इट इज नेम्ड एज अल्कली मेटल्स, क्योंकि एक तो ये मेटल्स जब पानी में जाते हैं तो इनका सोल्यूशन अल्केलाइन था, यानी इनकी पीएच क्या थी 7 से ज्यादा। तो अल्केलाइन पीएच मतलब पीएच इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 7। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1, आप जरा सोच के बताओगे, कैन यू टेल मी व्हाट आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1? ये मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। जब मैं ऑक्साइड्स की बात करूंगी तो मुझे इनका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाना है। तो लिथियम की वैलेंसी मैंने क्या बताई थी बेटे, +1, इन सब की वैलेंसी +1। और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इज ऑक्साइड। अब लिथियम 1 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव अगर ये आपस में कंपाउंड बनाते हैं तो क्या बनेगा, Li2O। अब सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, Na2O। देन यू हैव K2O, Rb2O, CS2O and then it is Fr2O। ऐसे बेटे हाइड्रोक्साइड्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम? करेक्ट, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH and FrOH। तो ये हमारे पास बन गए हाइड्रोक्साइड्स। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, एक तो ये सॉल्युबल सॉल्ट है, हम कहते हैं दीज आर वेरी मच सॉल्युबल, एकदम से घुल जाते हैं। दूसरी बात है इनके सॉल्यूशंस का पीएच क्या है, मोर देन 7। तो देयर सॉल्यूशन इज गोइंग टू हैव द पीएच मोर देन 7, दैट मींस अल्कलाइन। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल, अल्कली वर्ड होता है फॉर सॉल्युबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर हो क्या? तो why these are called alkali metals? Is it clear to all of you? अब हम पहुंच गए ग्रुप नंबर 2 पे। Now next is ग्रुप नंबर 2। नाम रखा गया alkaline earth metals। तो ग्रुप नंबर 2 are named as alkaline earth metals। When I say alkaline earth metals, तो इनका नाम alkaline earth metal क्यों रखा? तो रीजन था these metals form oxides and hydroxides of pH greater than 7, therefore alkaline, and are found in, या आप कह सकते हो are easily found in earth crust। अब वो कहते हैं ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, इजीली सॉल्युबल ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स नहीं है ये। तो अल्कली मेटल्स हमें अर्थ में नहीं मिलते, हमें जब भी मिलते हैं वो पानी में डिसॉल्व मिलते हैं या किसी लेक वाटर से बनते हैं, जैसे आप कहते हो सॉल्ट लेक है या सॉल्ट सी वाटर में सॉल्ट है। तो हम कहते हैं अल्कली मेटल्स हमें कभी भी इजीली रॉक की फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमेशा घुले हुए फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये बनाते तो सॉल्यूशंस अल्कलाइन है, लेकिन इनके सॉल्यूशन हमें अर्थ क्रस्ट, यानी इनके जो सॉल्ट्स हैं हमें अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं। सोचो जरा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ऐसे ही कैल्शियम के बाद आप इसको बेरियम ऑक्साइड, इट इज अगेन सॉल्युबल। तो जब आपके पास ये सब सॉलिड है तो व्हेन वी से दीज आर इन सॉलिड स्टेट, तो जब आपके पास ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एंड सॉल्युबिलिटी इज वेरी लेस,
सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, तो हम कहेंगे ये क्या बन जाएंगे, अर्थ क्रस्ट में मिल जाएंगे। और हमें पता है मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट इज इन जिप्सम, राइट। आई रिपीट, बेटा मैंने आपसे कहा कि अल्केलाइन तो समझ आ गया कि ये जो मेटल्स हैं इनके जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स के सॉल्यूशंस हैं वो भी अल्कलाइन है, pH ग्रेटर देन 7। तो हमने कहा मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ pH ग्रेटर देन 7, दैट मींस अल्कलाइन। लेकिन ये हमें मिलते कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में मतलब जैसे आपने किया था ना, एक होता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तो ये लिथोस्फेयर में मिलते हैं, यानी अर्थ क्रस्ट जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ मिलते हैं, पहाड़ों की फॉर्म में, रॉक्स की फॉर्म में या पत्थरों में। तो आप कह सकते हो ये सारे के सारे मेटल अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ये अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर हो गया? हाँ जी यश, समझ आ गया? तो ये हो गया ग्रुप 2 का नेमिंग। अब मुझे बताओ, क्या आप इनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूला लिख सकते थे? ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2, तो BeO, CaO, आगे BaO, हाँ। इसका मतलब ये सारे फॉर्मूलाज आप कैसे बना पा रहे हो? क्योंकि आपको इनकी वैलेंसी पता है। हमें पता है कि इन मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, 2 पॉजिटिव, और इनके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो ऑक्साइड की वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव। अब ये मेटल और ऑक्सीजन 2 and 2 कैंसिल, तो ये फॉर्मूला। कैन यू राइट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड्स? राइट, तो BeOH whole twice, MgOH whole twice, calcium OH whole twice, and so on. अब ये सारे के सारे बेस हैं, all these are bases, pH more than 7, hence we can say these are alkaline earth metals. अब हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 13। बताओ कि ग्रुप नंबर 13 कौन सा था? Which group? Boron family. Yes, it is Bulga Intel, and these are called icosagens. इन सब का नाम रखा गया icosagens। अब we can say boron family। अब boron family है वो तो हमें समझ आएगा, लेकिन icosagen वर्ड क्यों यूज किया? The word icosagen, the word icosa means होता है 21। क्या आप कह सकते हो? Boron has a structure with 20 sides। जैसे उसके अंदर 20 साइड्स हैं, 20 या मोर देन 20 साइड्स होते हैं, तो आप कहते हैं जैसे फुटबॉल की कुछ साइड्स होती हैं। अगर आप फुटबॉल को देखोगे बॉल जैसा है, लेकिन बहुत सारे हेक्सागन्स और पेंटागन जुड़ते हैं तब जाके फुटबॉल बनता है। ऐसे बोरोन का जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के अंदर स्पेशल बात नजर आ रही थी कि उसमें 20 से ज्यादा फेसेस नजर आते थे। तो जब आप कहते हो 20 फेसेस वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। दैट इज कॉल्ड आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसलिए फिर हमने इसका नाम रख दिया आइकोसाजेंस। तो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर से वर्ड चूज किया गया आइकोसाजेंस। डन। ग्रुप नंबर 14 को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया था, उसे हम सिंपल कार्बन फैमिली कहते हैं। यस, तो ग्रुप नंबर 15 को हमने कहा निकोजेंस। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, these are named as nicogens।
The word nico means suffocating. तो आप कहोगे नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स फॉर्म या प्रोड्यूस कह सकते हो, प्रोड्यूस सफोकेटिंग गैसेस लाइक फॉस्फीन, अमोनिया, आर्सीन। ये पॉइजनस गैसेस हैं, किलर गैसेस हैं। तो हम कहते हैं ये सफोकेटिंग सी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो निकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग गैसेस, सफोकेटिंग गैसेस प्रोड्यूसर्स। जन्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। तो आपके पास निको का मतलब है सफोकेटिंग। तो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर सफोकेटिंग गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया गया निकोजेंस। Then you move on to group number 16. Os से टेको, नाम रखा गया इनका चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। आपने सुना हुआ है ओर्स एंड मिनरल्स। तो ओर्स आर वो जगह या वो मिनरल जिसमें बहुत सारे बेनिफिशियल मेटल्स मिल जाते हैं। तो ओर्स जो होती हैं, तो आप कहोगे जितनी भी ओर्स हैं, ओर्स आर जनरली ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, sometimes selenites। तो कहते जितनी भी ओर्स हैं वो ऑक्साइड्स या सल्फाइड या सेलेनाइड की फॉर्म में मिलती हैं। अगर ओर्स की एग्जिस्टेंस सल्फाइड सेलेनाइड की फॉर्म में हो रही है तो कहते जितनी भी ओर्स हैं वो ऑक्सीजन और सल्फर से बनी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल ओर ऑफ आयरन Fe2O3, ठीक है। एक और थी Fe3O4। ऐसे अगर बोलूं ओर ऑफ जिंक तो होता है ZnS। ओर ऑफ मर्करी इट इज HgS। ओर ऑफ लेड PbS। ओर ऑफ एल्युमिनियम Al2O3। इसका मतलब जब आप कोई ओर लिखते हो तो ओर का मतलब है मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो इन दीज केसेस मेटल इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसलिए हमने इनको कह दिया चेल्कोजेंस। नाउ ग्रुप नंबर 17। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 आपके पास था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इनको हमने कहा हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। द वर्ड हैलो मीन्स, यानी कि मैं आपसे बोलूं कि हेलो का मतलब क्या है, तो HALO, दिस हेलो मीन्स सॉल्ट। तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल NaCl is a salt, KCl is a salt, RbCl, NaBr, KBr, etc. ये सब सॉल्ट्स हैं। तो क्योंकि ये सॉल्ट्स बना सकते थे इसलिए इनका नाम रखा गया हैलोजेंस। तो ग्रुप नंबर 17 is named as halogens. Now group number 18.
helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. पहली 3 गैसेस इनर्ट है. इनर्ट का मतलब है नॉट रिएक्टिंग एट ऑल. ये वो गैसेस हैं जो अब तक हमें कहीं भी रिएक्ट करती नहीं नजर आती, तो इनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस. तो व्हेन आई से फर्स्ट 3 गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये तीनों तो बिल्कुल इनर्ट है. लेकिन अब इन सब की बात करें तो ये कुछ कंपाउंड्स बना सकती हैं. कैन फॉर्म कंपाउंड्स अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस. थोड़ी खतरनाक सी कंडीशंस रखो तो ये कंपाउंड्स बना लेंगे. अब इसका मतलब इन सबको मिलाकर हम सबको इनर्ट नहीं कह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे, इसलिए हमने इनको कह दिया नोबल गैसेस. नोबल गैसेस कहने का मतलब ये था कि वैसे तो रिएक्ट नहीं करती, बहुत नोबल बिहेवियर है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा तंग करोगे तो फिर ये रिएक्ट कर जाएगी. ठीक है, तो हमने इनका नाम रख दिया नोबल गैसेस. तो ग्रुप नंबर 18, these are called noble gases. इनमें से 3 तो बिल्कुल इनर्ट है, इनका अब तक हम कोई कंपाउंड नहीं बना पाए, लेकिन क्रिप्टॉन, xenon and radon, these 3 are found to be by reacting by nature. Right? हाँ जी बेटी, यहाँ तक समझ आ गया? Yes, ma'am. तो ये हमारे पास ना नॉमेनक्लेचर जो हमने अभी नेमिंग की थी उसकी बात कर रहे थे. अब हम कहते हैं जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, s ब्लॉक एंड p ब्लॉक, इन सबको इकट्ठा करें तो वी कैन नेम दीज एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. दीज आर नेम्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. तो s and p block elements are together named as representative elements. यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. इनमें से किसी एक एलिमेंट को पढ़ लो तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो है बड़े आराम से प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं. यानी अगर आपको सोडियम की प्रॉपर्टीज पता है तो आपको पोटेशियम की प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक समझ आ जाती हैं. इनका नाम हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट रखा और हम कहते हैं इन दीज एलिमेंट्स last electron will go to valence shell. इनकी खास बात ये है कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल में जाता है. ठीक है, सोच के देख सकते हो. s ब्लॉक में कहां जा रहा था? s1, फिर आपने कहा ns2, फिर आपने कहा ns2 np1. तो आपकी शेल तो वैलेंस शेल ही है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में ही लेके जा रहे हैं हम. फिर हमने कहा ns2 np2, देन यू हैव ns2 np3 एंड सो ऑन. आप फिर ns2 np6 तक चले गए. तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था? इट इज गोइंग इन द वैलेंस शेल. ये हमारा था कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13 ग्रुप है ना, 14, 15 ग्रुप एंड दिस आई हैव रिटन इज 18 ग्रुप. ये 18 ग्रुप की बात कर रहे थे हम. दिस इज 15 ग्रुप, मैंने बीच वाले 2-3 नहीं लिखे, 16, 17. ये आपके पास है 14 ग्रुप, 13 ग्रुप and this is group 1 and second group. अब ये सारे एलिमेंट्स कौन सी कैटेगरी में चलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. तो ऑल दीज आर नेम्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. अब तक हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को याद कर चुके हैं, यानी हमने पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को लर्न कर लिया. हाँ जी बेटे, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. एनी डाउट इफ यू हैव? No doubt, ma'am. Now we move on to the next point, transition elements.
नेक्स्ट हेडिंग आपके पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपके पास है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक। और अगर मैं बोलूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो आपके पास आते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। डिफरेंस है ना एक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 12th ग्रुप को काउंट नहीं करते। हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है हैविंग इनकम्प्लीट n-1 d सबशेल। और डी ब्लॉक का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डी सबशेल। अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है तो डी ब्लॉक है, लेकिन अगर उसमें फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ गया तो हम उसको क्या कर देते हैं, डी ब्लॉक में तो रख लेते हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं कहते। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली बात क्या ख्याल रखनी है कि उनमें 3 से लेकर 11 ग्रुप तक लेते हैं। नंबर 2, these elements act as a transition between S and P block। तो S and P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ये एक ट्रांजिशन की तरह एक्ट करते हैं। S ब्लॉक पूरी तरह से मेटल्स है और P ब्लॉक में कुछ मेटल्स हैं कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स से चलते चलते धीरे धीरे ऐसा होता है, मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता 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 फिर नॉन मेटल्स बन जाते हैं। तो उनका कहना है कि मेटल से नॉन मेटल्स तक शिफ्ट होने में जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ ट्रांजिशन, इसलिए इनका नाम रख देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3 से 11 तक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 से 12 तक, राइट। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट नेम जो है आपके पास है वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर F block elements। तो F block elements as these are placed in third group of transition elements, therefore are named as inner transition elements। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक नोट कर लिया सबने। अब हमें इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट्स को थोड़ा याद करना पड़ेगा। इनर ट्रांजिशन की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, दैट विल डू इन +2 क्लास। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हो गए, S एंड P ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ गया D3 से लेकर 11 तक। उसके बाद इनर ट्रांजिशन हमारे पास आ गया F ब्लॉक। Then there is another term, transuranic। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट का मतलब होता है एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसयूरेनिक। दीज आर सिंथेटिक। आप कहते दीज आर ऑल रेडियो एक्टिव। ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस शो करते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांसयूरेनिक। अब हमें याद करना है डी ब्लॉक। S को हम कर चुके हैं।
एस को छोड़ के फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक पहली बार शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद पी ब्लॉक आ गया जिसको हम अब कर चुके हैं। तो अब हमारा पूरा फोकस डी ब्लॉक में है। हमने बी ब्लॉक पूरा याद कर लिया, एस ब्लॉक याद कर चुके हुआ, अब हमें जाना था डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में बेटे कैल्शियम के बाद पहला एलिमेंट आता है स्कैंडियम। तो फर्स्ट एलिमेंट वी हैव इज स्कैंडियम। इट इज लर्न्ड एज शक्ति वकरमन, शक्ति वकरमन, फीको नीकूजन। एक बार बोलो अपने मन से जरा, शक्ति वकरमन, फीको नीकूजन। तो शक्ति स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इट इज शक्ति वकरमन, फीको नीकूजन। ये जो स्कैंडियम है यहां से लेकर जिंक तक, ये हमारे पास है 3D1 से लेकर 3D10 तक। इसलिए हम इसे बोलते हैं 3D सीरीज। तो 3D सीरीज कौन सी हुई? स्कैंडियम सीरीज। इट इज कॉल्ड स्कैंडियम सीरीज। तो हमें स्कैंडियम सीरीज +1 में अच्छे से याद होनी चाहिए। इनमें एटॉमिक नंबर है 21। तो आप ये कह सकते हो दीज आर 21 till 30 एलिमेंट्स। तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर 21 है, देन 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9 and 30। तो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं स्कैंडियम सीरीज। स्कैंडियम सीरीज में से देखो जरा, स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और जो जिंक है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 4s2 3d10, जिंक इज आर्गॉन 18 4s2 3d10। तो ये बन जाएगा नॉन ट्रांजिशन एंड डी ब्लॉक। हाँ जी बेटा, स्कैंडियम सीरीज में आपके पास स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम से कॉपर तक ट्रांजिशन, और फिर सिर्फ जिंक बचा तो नॉन ट्रांजिशन। तो जिंक अकेला कौन सा ग्रुप है? 12 ग्रुप। तो 12 ग्रुप मैंने आपसे कहा था वो किस कैटेगरी में जाता है? डी ब्लॉक तो है लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। तो स्कैंडियम सीरीज आप सबको याद होनी चाहिए, पहला पार्ट। ये हमें विद एटॉमिक नंबर्स याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे? इट इज शक्ति वकरमन, फीको नीकूजन। इट इज लर्न्ड एज शक्ति वकरमन, फीको नीकूजन। याद हो गया? तो ये हमारे पास था जितना पीरियोडिक टेबल अभी हमें याद करना है, जिसकी अभी +1 में हमें जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज, अब हम कुछ और थोड़ा सा याद करें तो
बेटे जिंक के नीचे दो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोस आर कैडमियम एंड मर्क्यूरी। कॉपर के नीचे हमारे पास पड़ा है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनको बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। दीज आर नेम्ड एज क्वाइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्योंकि जब हम क्वाइंस की बात करते हैं तो चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, ये सब हमने क्वाइंस बनाने के लिए मेटल्स यूज की थी। तो दीज मेटल्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग क्वाइंस, इसलिए इनको कह दिया क्वाइनेज मेटल्स। निकल के नीचे आता है पैलेडियम और उसके नीचे आता है प्लैटिनम। इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग मेटल्स, रिड्यूसिंग मेटल्स, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन एडसॉर्बर। तो ये हाइड्रोजन को बहुत जल्दी अपने सरफेस पे रखती हैं और फिर तीनों के तीनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स बनाती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर्मिंग। तो कौन से मेटल सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स बना पाती हैं? तो वो है निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्वाइनेज। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन नहीं है, तीनों ट्रांजिशन नहीं है। मर्क्यूरी की खास बात ये थी कि ये एक लिक्विड मेटल है, एट रूम टेम्परेचर इट इज लिक्विड। तो हमने यहां तक याद कर लिया। अब यहां नीचे आता है यट्रियम सीरीज और यट्रियम के नीचे आता है लेंथेनम सीरीज और फिर लेंथेनम के नीचे हमारे पास आती है एक्टिनियम सीरीज। तो आपके पास स्कैंडियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आया? यट्रियम, लेंथेनम, देन एक्टिनियम। लेंथेनम के बाद यहां पे 14 एलिमेंट्स थे जिनको आपने कहा था लेंथेनॉइड्स, 14 लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स कौन से हो गए? वो जो लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स जो F ब्लॉक के थे उनको लेंथेनॉइड्स कहा गया। और एक्टिनियम के बाद फिर से 14 एलिमेंट्स थे, 14 एक्टिनॉइड्स। तो 14 लेंथेनॉइड्स, दोस आर 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम। ये दोनों के दोनों जो है ये मिलके आपको F ब्लॉक दे रहे थे। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स मिल जाते हैं, यानी टोटल अगर लें तो हम कहते हैं दीज आर F ब्लॉक एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड्स में 4F फिल होता है और एक्टिनॉइड्स में 5F फिल होता है। तो 4F अगर फिल हो रहा हो तो लेंथेनॉइड्स और 5F फिल होने लग जाए तो एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स में 4F और एक्टिनॉइड्स में 5F की फिलिंग होती है। ये आपके पास 3D सीरीज थी, इसको हम कहते हैं 4D सीरीज। नेक्स्ट विल बी 5D सीरीज एंड दिस इज 6D सीरीज। 4D, 5D, 6D, 4F, 5F, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। अब ग्रुप नंबर 3 में बताओ कितने एलिमेंट्स हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 3? बोलो जी, आपके हिसाब से थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? बता सकते हैं कितने? फोर्टीन प्लस 14 प्लस 4, 32 elements. And this is the largest group of the periodic table. यानी हमारे periodic table का सबसे बड़ा ग्रुप हम किसे मानते हैं? The largest group of our periodic table, it should be group number 3. क्योंकि इस ग्रुप में हमारे पास टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। बाकी के ग्रुप्स में मैक्सिमम 7 एलिमेंट्स हैं। जैसे ग्रुप 1 में 7 एलिमेंट्स हैं,
ग्रुप 18 में भी 7 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ यही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं। तो आप बताओ, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, ये सब क्लियर हो क्या? हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. तो लेंथेनॉइड्स में हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड्स क्या है? 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम, यानी इसको नहीं गिनना, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे आफ्टर एक्टिनियम ये डी ब्लॉक में है, बाकी जो आएंगे वो सब एफ ब्लॉक में जाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्टरी पार्ट ये सब हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज, अब हमें जब एलिमेंट समझ आने लग गए, पीरियोडिक टेबल समझ आने लग गया, अब हमें क्या करना है कि अगर मैं आपको कोई एटॉमिक नंबर दूं तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन दैट पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एलिमेंट in periodic table। जब हम कहते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, बेटा आपके पास एटॉमिक नंबर अगर पता हो तो क्या आप बता पाओगे कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में, पीरियड में या ब्लॉक में हो सकता है? ठीक है, तो हम कहते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ये है, एटॉमिक नंबर, इससे हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट कॉन्फ़िगरेशन। फ्रॉम एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन। कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू, तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया या P में या फिर D में या F, तो हमें पता है हमारे पास 4 ही ब्लॉक्स हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो उसका बन जाता है ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू S, तो आप कहोगे दैट मीन्स S ब्लॉक। S ब्लॉक में अगर आपको S1 मिला तो ग्रुप 1, और अगर आपको S2 मिला तो ग्रुप 2। तो इसका मतलब ब्लॉक समझ आ जाए तो ग्रुप भी समझ आ गया। फिर वो कहते हैं दूसरी बात, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, that means largest n will be period number। वो आपको बताएगा कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है। P में जा रहा है तो आप कहोगे P ब्लॉक। अब P ब्लॉक में अगर P में X इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 6 तक, तो जो x है उसकी वैल्यू हो सकती है 1 to 6, तो हम कहेंगे x + 12 विल बी ग्रुप नंबर। तो जितने p में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें आप 12 प्लस कर दो तो वो आपका ग्रुप नंबर बन जाएगा। तो जब हम कहते हैं p ब्लॉक, p में आपके पास x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दैट x कैन बी 1 to 6, तो हम कहेंगे वहां पे 12 प्लस करके हम ग्रुप नंबर गेस कर जाएंगे। नॉट D, that means D block। अब D ब्लॉक में क्या होता है? NS n-1D। लेट्स सपोज यहां पे आपके पास A आ रहा हो और यहां पे B, तो आप कहोगे A + B इज ग्रुप नंबर। तो आपने क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद
जो ns में इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लस n-1 d वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर देना है। तो f में इलेक्ट्रॉन गया तो आपने कहा f ब्लॉक, और f ब्लॉक का मतलब है ऑलवेज थर्ड ग्रुप। तो उसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो थर्ड ग्रुप ही हो सकता है। दोबारा देख लेते हैं हम कन्फिग्रेशन से। लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा होगा पीरियड नंबर। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी जाता है, जिस सबशेल में जाएगा वो बन जाएगा ब्लॉक, SPDF, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, राइट। उसके बाद ग्रुप नंबर के लिए अगर S में आप कहते हो, इफ इट इज S, तो आप कहोगे S1 आएगा तो ग्रुप 1, S2 आ जाए तो ग्रुप 2, P1 आ जाए तो ग्रुप नंबर 1 + 12 13th ग्रुप, P2 आ जाए तो 12 + 2 is 14th ग्रुप, P3 आ गया तो 15 ग्रुप, P6 आ जाएगा तो 18 ग्रुप। D ब्लॉक आपके पास है, उसमें ns में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, n-1 d में लिखते हैं हम। वो कहते हैं वैलेंस के इलेक्ट्रॉन प्लस करते हैं n-1 d के साथ, तो ये मिलके आपको ग्रुप नंबर बता सकते हैं। और f ब्लॉक हमेशा ही थर्ड ग्रुप में होता है, राइट। इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। दोज आर, अब तक आप पहले भी एक्सेप्शन कर चुके हो, अब एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, बट it is placed in P block, group number 18। रीजन क्या दिया गया? बिकॉज ऑफ इट्स नोबल बिहेवियर, क्योंकि इसका बिहेवियर इनर्ट था तो हमने इनको नोबल गैसेस में रख दिया। ये हमारे पास एक्सेप्शन नंबर 1 है। राइट, तो हीलियम एक्सेप्शनली प्लेस किया गया है। इसके अलावा बेटे लैंथिनम 57, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है ज़ीनॉन 54 6s2 4f1, लेकिन हम कहेंगे दिस इज रॉन्ग। ये अपने आप को बना लेता है ज़ीनॉन 54 6s2 5d1, इसलिए लैंथिनम को रखा गया D ब्लॉक में, देयरफॉर D ब्लॉक एलिमेंट। तो याद रखना है लैंथिनम एक स्पेशल एक्सेप्शन है जहां आपका इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, क्योंकि वो D से एग्जाम्पल करता है। तो लैंथिनम इज प्लेस्ड इन D ब्लॉक। एंड थर्ड एक्सेप्शनल जो पोजीशन है हमारे पास, दैट इज एक्टिनियम। राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनियम 89। लिखना जरा प्लीज। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनियम 89। अब कहेंगे इसमें हम कहेंगे इट्स गोइंग टू बी D ब्लॉक 5th पीरियड। 11th ग्रुप, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, एटॉमिक नंबर 21। D block 4th period 3rd group। करेक्ट। या क्या होगा आपका आर्गॉन 18 4s2 3d1। अब आपको ये समझ आ गया 4s2 3d1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख भी दूं कंफ्यूज करने के लिए, आई कैन राइट इट एज 3d1 4s2, लेकिन तब भी हमें समझ आना चाहिए हमारी तरफ से D1 में ही जा रहा था वो। D1 इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब हम कहेंगे दिस इज D ब्लॉक 4th period and 3rd group। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? Yes sir। Now atomic number 59। B block 6th period 8th group। B block
ग्रुप आ रहा है। अच्छा हाँ जी बेटे, Xenon 54 लिखा, 6s2 56 हो गया। अब ये 4f बना होगा नहीं, क्योंकि 6s के बाद तो 4f ही जाता है ना बेटा। 59 जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा क्या होगी, Xenon 54, फिर 6s2 आ जाएगा तो 56 हो गया। आपके पास है 59, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तो 4f में जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है तो ये बनेगा f ब्लॉक। हम देंगे 6th पीरियड f ब्लॉक, एंड f ब्लॉक हमेशा कौन सा ग्रुप लेता है, थर्ड ग्रुप। ये ध्यान से देखो, समझ आया। अब हमारे पास है एटॉमिक नंबर 64। F block 6 period S. ओके करेक्ट, f ब्लॉक तो आ ही रहा होगा और थर्ड ग्रुप पे ठीक आ गया होगा, एंड 6 पीरियड भी करेक्ट है आपका। अब मुझे बस इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दो सो दैट आई कैन मूव फर्दर। Xenon 54 है, 6s2 आ रहा है, फिर 4f में कितना आ रहा है, 8। तो बेटा ये एलिमेंट एक्सेप्शनल है, दिस इज एन एक्सेप्शन। ये क्या करता है, ये बनाता है Xenon 54, 6s2, 4f7, 5d1। ये अपने आप को हाफ फिल्ड बनाने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देता है टू d सब शेल। A very good exception. Gadolinium is the name of this exception, GD. A very important exception. पोजीशन बिल्कुल ठीक आ रही है, आपकी पोजीशन गलत नहीं आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें एक स्पेशल एक्सेप्शन सोचो जरा कि F8 is not stable। तो जब F8 स्टेबल नहीं है तो वो क्या करता है, खुद को 7 बना लेता है और अपने एक इलेक्ट्रॉन को 5d में जंप करा देता है। तो दिस इज गोइंग टू बी 4f7 5d1, राइट। अब हमारे पास है 46, बोलो जी क्या लिखा, क्रिप्टॉन 36, 5s2 4d8। क्या मैंने ठीक लिखा है ये, इज इट करेक्ट? No ma'am, it is 5s0 4d10. 5s0 4d10 करेक्ट। अब आप कहोगे 5th पीरियड, डी ब्लॉक, 10th ग्रुप, वो सब ठीक आ रहा है। अब हमारी खास बात ये है, ये एलिमेंट है बेटा पैलेडियम, इट हैज नो इलेक्ट्रॉन इन 5th shell but still is in 5th period। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन 5th शेल में नहीं है और फिर भी हमें इसे कहाँ रखना पड़ता है, 5th पीरियड में रखना पड़ता है। तो पैलेडियम और गडोलिनियम, GD इज फॉर गडोलिनियम एंड PD इज फॉर पैलेडियम। ये बहुत ही स्पेशल सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो आज आपने 4 और नई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन सीख ली। कौन कौन सी, लैंथेनम, एक्टिनियम, गडोलिनियम एंड पैलेडियम, राइट। So in this way we can understand the position of element in the periodic table. किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Any doubt if you have in the position prediction? No doubt ma'am. No doubts? अच्छा, No good. ma'am. Okay बेटा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ जी बेटा। Z64 में एक्सेप्शन 5D का डेलास
नहीं बेटा, वो डी ब्लॉक भी नहीं है, वो एक्सेप्शन की वजह से D1 में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है गया तो F में ही था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन D में सिर्फ एक्सेप्शनली इसको स्टेबल करने के लिए जा रहा है, तो हम कहेंगे रहेगा तो F ब्लॉक में, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो वो 64 के बाद ही 65 आएगा, तो 64 को हम ऊपर नीचे कहीं कर नहीं सकते, उसको उसी जगह रखना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर वाइज इट इज इन द मिडल, F ब्लॉक में ही फॉल करेगा, लेकिन ये अपने आप को एक्सेप्शनली बिहेव कराता हुआ एलिमेंट है, यानी हम कहते हैं कि स्पेशल एक्सेप्शन है जिसमें F7 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन D में चला गया, राइट। अब हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट ही खत्म हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब हो गया आउटरमोस्ट शेल। इसकी खास बात ये है, इन S एंड P ब्लॉक, सिर्फ S एंड P ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप remain same, and increase along the period. तो S ब्लॉक में हमने क्या भी था, लीना की, रूबी से फ्रेंडशिप, तो सब में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी 2s1, फिर 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ऐसे ही जब हमने बेरिलियम के नीचे सारे एलिमेंट्स लिखे तो ये ग्रुप 2 था। ग्रुप 2 में हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे, सेम। इसके बाद बीच में यहाँ पे D ब्लॉक की जगह छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और फिर आ गया P ब्लॉक। बोरोन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो अगर बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एल्युमिनियम में भी 3 होंगे। गैलियम इज आल्सो हैविंग 3, इंडियम इज 3 हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड थैलियम, तो सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हमें ये समझ आ गया था कि P ब्लॉक में जैसे कार्बन के पास अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिलिकॉन के पास भी 4 ही होंगे। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। In case of halogens there are 7 valence electrons। तो आपके पास अगर हम फ्लोरीन लिखें तो हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम बात नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना है। ये नहीं कि किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं तो उसकी वैलेंसी भी 7 हो जाएगी। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें ये बताना चाहिए डाउन द ग्रुप सेम रहते हैं, और याद रखना है बेटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हम लिख रहे हैं ये वैलेंसी से डिफरेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी आर डिफरेंट, एक ही बात नहीं होती। That you must remember, right? समझ आ गया यहाँ तक? तो ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा
बहुत ज्यादा है। हाँ जी बच्चे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। Yes, ma'am. अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल हमने पूरा पढ़ लिया, उसके एलिमेंट्स पढ़ लिए, हीलियम की पोजीशन में देखा कुछ गड़बड़ है। अब हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसको भी थोड़ा सा देखें। नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आफ्टर दिस टॉपिक वी हैव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आज फिर से मैं एक वर्कशीट अपलोड करूंगी डीपीपी ऑन योर ऐप, और सबने उसे अभी 2-4 घंटे में कर लेना है, ठीक है? Ma'am, वो worksheet आपने submit करनी है? हाँ, वो सबमिट करनी है आपने, तभी कुछ पता चलेगा ना आपने की कि नहीं। बेटा, वी आर प्लानिंग टू हैव योर पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, किसी दिन भी संडे सैटरडे को कर लेंगे। और दीज असाइनमेंट्स, दीज वर्कशीट्स जो आप अपलोड कर रहे हो, ये जब आप करोगे तो ये सारा कुछ, ये सारा डाटा आपके पेरेंट्स को दिखेगा, ठीक है? तो इसलिए प्लीज अपने आप को सीरियसली प्रॉपरली पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक जो असाइनमेंट्स थी कर तो आप तब भी रहे थे, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि आप नहीं कर रहे थे, लेकिन पॉइंट ये है कि अब तक आप करते थे एट रैंडम, कभी भी कर ली, मर्जी आई तो की, नहीं तो नहीं करी, 10 क्वेश्चन कर दिए, 5 छोड़ दिए, बट नाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है? इसलिए सीरियसली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, चाहे आपको आधा घंटा ही लगे, पर मेरा पर्पस ये था कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको रिवाइज हो जाए और आपको फाइनल एग्जाम्स में ये ना लगे कि हम भाई इतना कुछ पढ़ने को पढ़ा है। आपको सब कुछ आता होगा तो इट विल बी लेस बर्डनसम फॉर यू, है ना? और ये चैप्टर तो वैसे भी न्यूमेरिकल्स वाला नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। तो अच्छे से प्रॉपरली काम करेंगे। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन को हमने अलग से क्यों रखा, इसको यहां जोड़ क्यों नहीं दिया? पहली बात, क्या इसको ग्रुप 1 में रखना जेन्युइन था? तो आंसर इज नो। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप 1 और आपके ग्रुप नंबर 17 दोनों से रिजेंबल करता है। तो हाइड्रोजन रिजेंबल विद बोथ, तो आप होगे रिजेंबल विद ग्रुप 17 और ग्रुप 1 के साथ तो रिजेंबल कर ही रहा था। तो इसकी जो पोजीशन थी, इसकी बहुत ही डाउटफुल सी पोजीशन थी कि हम इसे कहां रखें। सोचो जरा, हाइड्रोजन कैसा होता है? H2, F2, Cl2, Br2, I2। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर हमने इसको मेटल्स के साथ कैसे रख लिया? ये सारे भी नॉन मेटल्स हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन वाकई किससे रिजेंबल कर रहा है? हैलोजेंस के साथ। हाइड्रोजन नेगेटिव हो सकता है, ऐसे फ्लोरीन नेगेटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव, Br नेगेटिव। तो हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं जिसमें हाइड्रोजन किससे रिजेंबल कर रहा है? ग्रुप नंबर 17 से रिजेंबल कर रहा है। हाइड्रोजन पॉजिटिव भी होता है, लाइक लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव। तो आप कहते हो ये कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ मिलती जुलती शो कर रहे हैं और सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू रिजेंबल विद द halogens. Therefore, its position is doubtful. इसलिए हमें इसकी पोजीशन के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन को इस तरह से इमेजिन कर लो कि ये ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 17 के बीच में कहीं लाई करता है। It should be placed like this. Right? हाइड्रोजन की ये जो पोजीशन है वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ रखें, इसलिए हमने ग्रुप 1 के साथ उसे सेपरेटली ऊपर रखा हुआ है। It has resemblance with group number 1
एज वेल एज ग्रुप नंबर 17, ये दोनों के साथ रिजेंबल करता है और हम इसको अलग से सेंटर में सोच सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। यहां तक समझ आ गया? तो पीरियोडिक टेबल में हीलियम की पोजीशन डाउटफुल है, 1s2 है, लेकिन हमने उसे पी ब्लॉक में रखा हुआ है। तो हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास अगर आपसे कहा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या कोई ऐसी गलतियां हैं जो इसमें हैं? तो लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो बेटे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लिमिटेशंस हैं दोस आर नंबर 1 पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 2 पोजीशन ऑफ हीलियम, position of hydrogen, position of helium, and then you have position of lanthanoids and actinoids. ये 3 लिमिटेशंस हैं। हाइड्रोजन को आपने कहा ग्रुप 1 में रखा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन उसकी 1s1 है, और फिर हीलियम को कह दिया कि हमने ग्रुप नंबर 18 में रख दिया क्योंकि वो नोबल गैस है। अगर आप प्रॉपर्टीज के हिसाब से चल रहे हो तो फिर हीलियम को नोबल गैसेस में और हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 17 में रखो, और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पे चल रहे हो तो हीलियम को फिर s ब्लॉक में रखो ग्रुप 2 में। तो ना तो आप एक तरफ हो रहे थे ना दूसरी तरफ, इसलिए वो कहते हैं दोनों की पोजीशन गलत है। और लैंथेनॉइड्स एक्टिनाइड्स को नीचे रखा हुआ है जस्ट टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बात कोई जस्टिफाइड सी नहीं लगती कि किसी की लेंथ को कम, सिर्फ इसलिए कि हमें कंफर्टेबल लगना चाहिए हमने उन एलिमेंट्स को नीचे अलग से रख दिया। तो ये 3 पोजीशंस थोड़ी सी गड़बड़ है, एंड दीस 3 आर कॉल्ड द लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट हर लिमिटेशन का रीजन हमारे पास है। जैसे इस लिमिटेशन का रीजन है अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन वी हैव प्लेस्ड इट इन ग्रुप नंबर 1 बट इट रिजेंबल्स विद ग्रुप नंबर 17। यहाँ हम कहेंगे बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग विद नोबल गैसेस इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 18। और यहाँ हम कहते हैं टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव प्लेस्ड द 2 लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स 28 एलिमेंट्स एट द बॉटम। राइट, समझ आ गया? डन? हाँ जी बच्चा, एनी डाउट? ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्लास से हमने ना 3rd सेशन में अटेंडेंस लेनी करनी है। 3rd सेशन में सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, बाकी सब भाग गए। तो वी आर गोइंग टू टेक अटेंडेंस इन द 3rd सेशन। ठीक है, चलो ओके जी। हाँ जी बेटे, क्या चीज बच्चे? लैंथेनॉइड्स होते हैं 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम। तो हमारा लेंथेनम होता है 57। तो जो 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स हैं वो सारे लेंथेनॉइड्स हैं। यानी एटॉमिक नंबर 58 सीरियम का है, दिस इज ल्यूटीशियम। तो आपको सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक सारे एलिमेंट्स जो नीचे रखे हुए हैं, जिनको आप F ब्लॉक कहते हो, इनको आप बोलते हो F ब्लॉक। तो F ब्लॉक की लेंथेनॉइड्स यानी 14 एलिमेंट्स, और एक्टिनॉइड्स क्या है? आप कहोगे 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम 89, यानी 90 से लेकर 113 तक। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो F ब्लॉक को हमने नीचे क्यों रखा है, ये गड़बड़ है। तो पोजीशन ऑफ F ब्लॉक एट बॉटम क्यों, व्हाई नॉट इन द लॉन्ग सीरीज? हमने इसको सीधा उनकी एक्चुअल पोजीशन पे क्यों नहीं रखा? दैट इज द लिमिटेशन। और लेंथेनॉइड समझ आ गया क्या होते हैं? लेंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स। राइट, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, एनी अदर डाउट? कोई और डाउट?
हाँ जी बेटे, तो दिस इज अबाउट, हाँ जी बेटे, contains only metals. हाँ, अ ग्रुप विच कंटेन्स ओनली मेटल्स आर, कौन सा आएगा? ग्रुप नंबर 1, अल्कली मेटल्स, उसमें सारे ही मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम थोड़ा सा एम्फोटेरिक हो जाता है। Option A, 1A, 2A, हम्म, 1B, and none of these. देखो 1b तो हो नहीं सकता था, 1b इज जिंक, कैडमियम एंड, नहीं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज ओनली Metals. मेटल्स? तो अगर हम ग्रुप 1 को कहें तो उसमें एक हाइड्रोजन रखा हुआ है, उसको छोड़ देते हैं। ग्रुप 2 कहें तो बेरिलियम उसमें एक प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा सा एम्फोटेरिक सी नेचर शो करता है। और ग्रुप नंबर 1b कहते हैं तो 1b हमारा हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तीनों मेटल्स हैं, 1b इज करेक्ट। और उसके बाद क्या है? तीसरा, चौथा ऑप्शन क्या है? None of these. नन ऑफ दीज। तो आंसर इज 1b, वो तीनों ही मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, राइट? हाँ जी बेटे, और कोई डाउट? No doubt, ma'am. ओके, अब इसको अच्छे से पढ़ लेना और आज वाली वर्कशीट अच्छे से कर लेना। इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास, बाय बाय। Thank you, ma'am. ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चे।